स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छुट्टियों के बाद पुनः आपके वर्कशीट को लेकर आए हैं और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 70। ये वर्कशीट क्लास 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट में हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे लहासा की ओर चैप्टर से, जिसमें कि तिब्बत की राजधानी लहासा की यात्रा पर निकले इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में आगे बताते हैं कि तो यह जो आपकी वर्कशीट है यह यात्रा वृतांत गद्य की विधा यात्रा वृतांत लहासा की ओर से ली गई है और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। यह तिब्बत की यात्रा पर निकले हैं और उस यात्रा में इन्होंने जो भी देखा है उसका वर्णन इन्होंने इस चैप्टर में किया है। तो चलिए ये अपने आखिरी पड़ाव में बताते हैं। इनका जो लहासा में आखिरी पड़ाव था, तिब्बत में आखिरी पड़ाव था, उसके बारे में बताते हैं कि तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। जिस प्रकार हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी उसी प्रकार वहाँ भी जागीरदारी प्रथा थी और जागीरदारों में वहाँ की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। मठ किसे कहते हैं? जहाँ बौद्ध धर्म के लोग साधना उपासना करते हैं उस जगह को मठ कहते हैं। तो इन जागीरों का मतलब इन जमीनों का बहुत बड़ा हिस्सा उन मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। मतलब जो जागीरदार है, जो जमींदार है, वो अपने जागीर में मतलब कुछ हिस्से में कुछ खेती स्वयं कराता है और कुछ दूसरों को खेत दे देता है खेती करने के लिए, बदले में वो अनाज देते होंगे। तो वो जो खुद खेती कराता है तो उसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार में मतलब बिना मजदूरी के। तो जिनको वो खेत देता होगा उनसे अपने खेतों में बिना मजदूरी के मजदूरी करवाता होगा। तो जो मजदूर बिना मजदूरी के मजदूरी करता है उसको बेगार बोलते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। बौद्ध भिक्षु खेती का इंतजाम देखता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। और जब वो खेती का इंतजाम देखने जाता था तो उसका व्यवहार राजा जैसा होता था और जागीर के आदमी भी उसको राजा की तरह ही मानते थे। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। सेकर में जो खेती होती थी और वहाँ के जो मुखिया थे और भिक्षु थे उनका नाम नमसे था और वह बहुत ही भद्र पुरुष थे, जेंटिलमैन थे। वह बहुत प्रेम से मिले, मतलब लेखक से वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। तो लेखक तो यहाँ से भिक्षु के भेष में गए थे, इसलिए ऐसा भेष रहते हुए भी वहाँ के जो भिक्षु नमसे थे वो बहुत प्रेम से मिले। क्योंकि खराब भेष वालों के साथ अमूमन ऐसा होता है कि लोग अच्छे ढंग से पेश नहीं आते हैं, क्योंकि किसी के भी आचार व्यवहार को लोग वेशभूषा से तय करते हैं। तो लेखक के वेशभूषा भी अच्छे नहीं थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर किसको कहा जाता है? तो बुद्ध के वचनों को, बुद्ध ने जो कहा है और उस बात को जो लिखी गई है पोथियों में उसको कंजूर बोलते हैं। तो बुद्ध वचन अनुवाद, उसको अनुवाद करके लिखा गया था। तो उस मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। पोथियाँ मतलब किताबें। मेरा आसन भी वहीं लगा, मतलब उन पोथियों के बगल में उनका आसन लगा, बैठने की व्यवस्था बनी। वह बड़े मोटे कागज पर बड़े अक्षरों से लिखी गई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। 15 सेर मतलब लगभग 15 केजी का, लगभग 1 किलो के बराबर का एक सेर होता है, थोड़ा सा कम। तो 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। उस समय माप का जो तौल का जो माप था वो सेर था। सेर, एक सेर, आधा सेर, सवा सेर, इस तरह से नापा जाता था। जिस तरह हम लोग किलो नापते हैं उस समय सेर था। और सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति जो उनके साथ थे, लेखक के साथ थे, उन्होंने पूछा कि मैं अपने यजमानों के पास चला जाऊं क्या? तो लेखक पुस्तक में खोए हुए थे, पुस्तकों के भीतर थे, बुद्ध वचन के अनुवाद को पढ़ रहे थे। बुद्ध ने क्या क्या कहा इसमें वो डूबे हुए थे। इसलिए
मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया, मतलब लेखक ने सुमति को जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए और दूसरे दिन सुमति अपने यजमानों के यहाँ चले गए। उनके यजमान थे, यजमान जानते हैं, ब्राह्मणों से जो पूजा पाठ करवाते हैं और उनको दान दक्षिणा देते हैं, तो उनको यजमान बोलते हैं। तो सुमति अपने यजमानों के घर चले गए और लेखक ने समझा, लेखक कह रहे हैं कि मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, मतलब सुमति को अपने यजमानों के घर जाकर आने में 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो इस तरह से लेखक का ये आखिरी पड़ाव था और आखिरी पड़ाव में वो एक मंदिर में जाते हैं जहां भगवान बुद्ध के वचन के अनुवाद कंजूर रखे थे और 103 पोथियां थी। उन्होंने उसकी वर्णन भी की कि एक एक जो पोथियां थी वह 15 शेर से कम नहीं थी। आप अमूमन अंदाज लगा लीजिए 15-15 केजी का, क्योंकि शेर किलो से थोड़ा ही कम होता है। फिर उन्होंने किताबों को पढ़ना शुरू किया और उनके साथ जो सुमति थे वो दूसरे गांव से घूम कर आए और इसके बाद उन लोगों ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे, जो शेखर की खेती के मुखिया थे, उनसे विदा लेकर चल पड़े। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न 1 है, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था? और प्रश्न 2 है, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का क्या नाम था? प्रश्न 3 है, कंजूर किसे कहते हैं? और प्रश्न 4 है, लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया? और फिर प्रश्न 5 है कि हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित? अपने विचार लिखिए। उसके बाद कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कुछ बातें हैं कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो चलिए बच्चों, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था? तो इसका उत्तर है, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसी भिक्षु को भेजा जाता था। उसके बाद है, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु, यहाँ भिक्षु होगा, भिक्षु, ओके, मुख्य भिक्षु का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम नमसे था। उसके बाद है प्रश्न 3, कंजूर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, बुद्ध वचन के अनुवाद को कंजूर कहते हैं। जो हम मंदिर में रखी गई थी वही कंजूर है। प्रश्न 4 है, लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया? तो इसका उत्तर है, लेखक पुस्तकों को पढ़ने में लगे थे, इसलिए उन्होंने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने को बोल दिया। उसके बाद प्रश्न 5 है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, मेरे विचार से यह लिखिएगा, बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के आचार व्यवहार उसके वेशभूषा से तय नहीं होने चाहिए। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट और ये वर्कशीट काफ़ी आसान थी। इस वर्कशीट के सारे प्रश्न भी हमने कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।